हेलो, गुड इवनिंग माय ओल्ड स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्टडी चैनल। तो देखो, मैं काफ़ी दिन से आपको बोल रही थी कि मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक स्ट्रेटजी प्लान लेके आऊँगी, जिसके अंदर आपको मैं ये बताऊँगी कि आपको कौन से टॉपिक जो नीट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको कैसे तैयार करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ये सब बातें मैंने एक बार बोला था आपको कि मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो अभी आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि स्ट्रेटजी वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक तरह से हमारा प्लान होता है वो सभी बच्चों का। अब मैं आपको ये बोल दूँ कि ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ, जो प्लान जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी के लिए वर्क करेगा ऐसा नहीं है। सभी बच्चों का माइंड सेटअप अलग अलग होता है, सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सभी का समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को या फिर पर्टिकुलर प्लान को हम हर बंदे पे उसको थोप नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, अपने पढ़ने का तरीका अलग अलग है और किसी में कौन से टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस हिसाब से भी हमें इन सबका अलग अलग नज़रिया होता है देखने का। हर टॉपिक को अपना अपना देखने का सबका अलग अलग नज़रिया होता है ना। तो देखो, इसी के अंदर मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रही हूँ आपको। स्ट्रेटजी एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। जैसे बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे थे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो कि 2 महीने में नीट क्रैक करो, है ना, 2 महीने में 600 प्लस नंबर, 2 महीने में 620 प्लस नंबर। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं वहाँ पे। तो उसके अंदर वो आपको क्या बताते हैं? उसके अंदर वो आपको यही बताते हैं कि ये टॉपिक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ो अच्छे से, बस ख़त्म। इतना ही तो होता है। और फिर फालतू वो ऐसे आपको सारा बता देते हैं कि इनके अंदर वो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। यही तो होता है। कुछ फिर फालतू मतलब वो आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें भी बोलते हैं, है ना। तो वो सब आप लोगों को एक तरह से अगर आप उन वीडियो को आपने देखा होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई स्ट्रेटजीज ने कोई जादू करके कुछ हमें बताया है ऐसा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे 620 प्लस आ ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर, है ना। वो सिर्फ आपको एक तरह से एक प्लान देते हैं, एक रास्ता बताते हैं आपको। अगर आप उस पर चलना चाहो तो चलो, नहीं जाओ तो मत चलो, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को देखो, अभी आपने पूरा 1 साल आता जा रहा है, कंप्लीट होने को है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है ना। पूरे साल आप पढ़ रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी मतलब जहाँ भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है वहाँ पे आप सारे जो भी उनके टेस्ट दे रहते हैं, DTS है, सबके अलग अलग है, तो वो सब आप कंप्लीट कर रहे हो, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हो उन सबको। लेकिन फिर भी आप लोगों के मार्क्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मेरे पास आते थे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे, जब मैं सीखकर रहती थी, कि मैम मार्क्स नहीं आ रहे हैं हमारे। जब यहाँ पे पढ़ते हैं, बुक के अंदर पढ़ते हैं, तो जैसे बुक हमारे पास है और हम पढ़ रहे हैं, नोट्स हैं हमारे पास, सारा मैटर अवेलेबल है और रात को बैठ के हम शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें सारा टॉपिक अच्छे से आता है। लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जैसे बैठते हैं और हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो हमें ये तो पता होता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पता कि पढ़ा क्या था इसमें। सिर्फ इतना याद आता है ये पढ़ा था, लेकिन इसका क्या पढ़ा था, क्या इसका लॉजिक था, ये सब कुछ क्या कंसेप्ट था, ये सब कुछ नहीं पता होता। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग कंसंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर रहे, है ना। देखो, कोई भी चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो आपने जेनेटिक्स उठाया, जेनेटिक्स आपने पढ़ लिया अच्छे से, पूरा टॉपिक आपने मान लो 10 दिन में पूरा किया है, तो उसके बाद आप उस टॉपिक को एक बार फिर से माइंड में रिवाइज करो, या फिर कहीं बैठे हो रूम के अंदर अकेले पढ़ाई करो, तो खुद से उस टॉपिक को पढ़ाओ एक बार, हो बिना कोई बुक का सहारा लिए, बिना कोई नोट्स का सहारा लिए, खुद को उस टॉपिक को पूरा माइंड के अंदर रिवाइज कर दो एक बार। जहाँ अटक रहे हो, जहाँ गलती हो रही है, उसको नोट करो कि मुझे ये नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है ना। तो उसको नोट करो कि जैसे जैसे आप अपनी सारी कमियाँ नोट कर लोगे, भाई इसमें आपको टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा समथिंग। आपको पूरा जेनेटिक्स आपने पढ़ा है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है। फिर रिवाइज में क्या है, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको तो रिवाइज करते हैं। तो जब आप पूरा जेनेटिक्स आपने पढ़ा है, 10 दिन लगाए हैं पढ़ने में, लेकिन अब रिवीजन में भी 10 दिन लगाओगे तो दैट्स नॉट फेयर। ये तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ऐसे तो, हमारे 10-10 दिन में एक टॉपिक रिवाइज करेंगे तो हमें उसको जितना पढ़ा है 10 दिन में, उस सारे को 1 घंटे में, 1.5 घंटे में उसको फिनिश करना है। तो उसके लिए आप एक रूम में बैठो आराम से,
और खुद को ही वो टॉपिक बोल के या फिर अपने माइंड में, जैसे आपको टीचर पढ़ाता है वैसे ही खुद को पढ़ाओ, वो टॉपिक खुद को समझाओ, खुद को पढ़ाओ अच्छे से, या फिर माइंड में भी आप उसको कि उसके बाद ये था, ये पढ़ा, जहाँ पे गलती हो रही है, जहाँ पे लग रहा है कि ये कंसेप्ट मेरा थोड़ा हिल रहा है, मुझे नहीं आ रहा, वहाँ पे आप उस टॉपिक पहले नोट करो, पहले देखो मत, बुक मत खोलो, उसको नोट करो, पहले उसको लिख लोगे आप, आपके कुछ पॉइंट्स बनेंगे उसके अंदर कि मेरे को इन टॉपिक्स में ये बातें मेरे को जो है, इनके कंसेप्ट मेरे थोड़े से वीक है, मुझे समझ में नहीं आए थे, हैं, तो उसको आप, उस टॉपिक को आप खोल के दोबारा से उसको पढ़ो। मैं कहती हूँ आप लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे ना कि जब कोई चीज़ आपने खुद माइंड में रिवाइज करके पढ़ रहे हो और फिर आपको वो नहीं आई, और बाद में जब आपने उसको देखा नहीं आई, और उसके बाद आपने उसको देखा, तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी हमेशा। क्योंकि आपने जब देखो, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही होती हूँ, है ना, बिल्कुल माइंड से स्किप हो जाता है बीच में से, तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब क्या था, इसमें क्या पढ़ा था, है ना, कई बार हो जाता है ऐसे। जो बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो किस वजह से होता है, वीक रह जाते हैं कंसेप्ट, इस वजह से होता है। फिर उसके बाद जब उसको दोबारा से पढ़ा जाता है ना, जब मैं दोबारा से देखती हूँ उसको, तो वो चीज़ कभी ना भूलने वाली ऐसी बन जाती है। देखो एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हो, जैसे डीटीएस, आपका डीटीएस में आपने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए और आपका मान लो फेवरेट टॉपिक का टेस्ट है, ठीक है, तो आपने उसको किया, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो गए, है ना। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद जब भी घर आओगे, घर आने के बाद आप देखोगे कि मेरे कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, है ना। तो जब आप लोग वहाँ पे आपने जो गलत किए हैं ना, और यहाँ आके आपने देखा आपको बहुत ओ तेरी है तो गलत हो गया, ऐसा होता है ना कि आता क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों का। तो जब ये बात नोट कर लेना आप लोग, आपके साथ भी हुआ होगा, आपको भी पता है, जब भी आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आते हो और घर आके देखते हो कि ये था, मेरा तो गलती से गलत हो गया, उस क्वेश्चन को आप जिंदगी में दोबारा कभी गलत नहीं करेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना, मॉक टेस्ट दो, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद को पढ़ाओ। जो टॉपिक आपका, जिसका टेस्ट है आपका, वो टॉपिक पहले खुद को पढ़ाओ टीचर बन के, ठीक है। ये ऐसे भी होता है, जैसे हम तो ऐसे दो दोस्त मिलके, वो मेरे को पढ़ाता, मैं उसको पढ़ाता, है ना, ऐसे भी करते हैं। तो ऐसे तो मतलब अभी आपके पास है नहीं कोई, लॉकडाउन है, आप घर पे हो, तो आप लोग खुद ही खुद को पढ़ा लो, बात समझ रहे हो। तो अब देखो मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक जो है सिर्फ बायो के अंदर, है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैं बता दूंगी आपको अगर आप कहोगे तो, लेकिन एक बार आप बायो के अंदर आपको कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कि बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई बच्चा ये बोले कि भैया या फिर दीदी मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दो कि भैया, वो बच्चा भैया दीदी को कभी भूले ही ना। देखो सबसे पहले तो हम मतलब एक तरह से जो टॉपिक, मैं पहले आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिनका वेटेज भी ज़्यादा है और जो कंसेप्चुअल भी हैं और हमें बिल्कुल नीट के लिए बिल्कुल हमें अच्छे से आने भी चाहिए। तो 4-5 टॉपिक हैं जिसके अंदर देखो, सबसे पहले तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपने 7 या 8 टॉपिक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको यही पढ़ाना शुरू किया था। ऑलमोस्ट ये सभी बच्चों को आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सभी बच्चों को अच्छे से आती है, लेकिन मैंने अभी बताया ना आपको, किसी भी वजह से कंसेप्ट थोड़े से हिलने की वजह से या फिर माइंड का कंसंट्रेशन, एग्जाम में भी ऐसा होता है, एग्जाम में भी आप क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो बायो का और माइंड में कभी कभी होता है कुछ और ही चल रहा होता है, तो वो क्वेश्चन हमें आता है लेकिन फिर भी हम पता नहीं क्या सोच के उसको गलत कर देते हैं। घर का छोड़ो, हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते तभी देखते हैं ना, तो भी हमें लगता है कि मैं तो ये करके आ गया, ये था इसका आंसर, तो मेरे को पता था, सही होता है ना। तो वो कंसंट्रेशन की वजह से होता है। माइंड सेटअप को एक जगह फोकस रखो, सुबह सुबह उठकर 5 मिनट आप मेडिटेशन किया करो, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग बनती है इससे, है ना। तो देखो सबसे पहले अपने को ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से तैयार करनी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 टॉपिक है, सारे आपको ऐसे आने चाहिए बिल्कुल जैसे कि आप पढ़ा भी सकते हो किसी को, है ना। तो इसके अंदर 7 टॉपिक हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यहाँ से 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं, दैट्स वाई मैंने सबसे पहले यही शुरू किया था, ठीक। फिर अपने को रिप्रोडक्शन शुरू करना है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, 12th का टॉपिक है।
ठीक, रिप्रोडक्शन भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और नीट के अंदर इसके जो वेटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इससे कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपने को रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करना है अच्छे से। फिर देखो हमें जेनेटिक्स पूरा करना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये दोनों मिला के 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दोनों मिला के 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हर बार। ये सब मैं आपको इस बेस पे बता रही हूँ, जो पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं, है ना, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखो उठा के, तो ये जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। देखो नीट के अंदर आप एक बात याद रखना या फिर आप नोट करना, आप देखना नीट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, आप उनको चेक करना एक बार, तो उनके अंदर आपको जो फैक्ट होते हैं ना, फैक्ट, फलाना का जन्म कब हुआ, वो कब मरा, फलाना साइंटिस्ट कहाँ रहता था, ये सब क्वेश्चन आते हैं कम। क्वेश्चन ज्यादा कौन से आते हैं? कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट जहाँ पे बिल्डअप होते हैं ना, फैक्ट बहुत कम आते हैं, फैक्ट नहीं आते हैं नीट के अंदर। बात समझ रहे हो? तो आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको समझना है चीज़ों को। अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छा है, अगर याद करने में उलझ गए ना आप, तो फिर आप ये समझ लो कि मैं बहुत अपने लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट कर रहा हूँ। तो अपने को फिर पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करना है अच्छे से। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद खुद को पढ़ाना है, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट देना है। जैसे आप उसका टेस्ट दोगे अपना, फिर टेस्ट में भी आपको क्या करना है, टेस्ट दे के भी रुकना नहीं है। टेस्ट देने के बाद आपको देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। के बाद अपने को अपना एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और गलत वाले क्वेश्चन है वो किस वजह से गलत हुए हैं। या तो मेरा कंसेप्ट वीक था, या फिर मैं एग्जाम टाइम में फोकस नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मेरे गलत हो गए। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल नोट करनी है। मैं आपको कोई ऐसा जादू वाला नहीं बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे ये करोगे तो आप लोग 700 प्लस नंबर लेके आओगे, 600 प्लस नंबर लेके आओगे, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं आपको सिर्फ साइंटिफिक बातें बता रही हूँ जो आपको एक तरह से मतलब हर बच्चे के पास हो, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे आप सभी लोग घर पे हो, है ना, तो किसी भी कोई टीचर की गाइडेंस वगैरह आपको अच्छे से नहीं मिल पा रही है, आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो आप अपने ही हिसाब से कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा अपने को सिस्टमेटिक होकर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा नीट के अंदर हम बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ह्यूमन फिजियो करना है, फिर रिप्रोडक्शन करना है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। ये ऐसे टॉपिक हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपको बिल्कुल भी यहाँ से तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि ये वाले कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी लेंदी हैं, बहुत बड़े हैं। जैसे एनिमल किंगडम ले लो आप, 11th का टॉपिक एनिमल किंगडम, उससे बहुत बड़ा है और उसमें याद करने का बहुत ज़्यादा है ना। कितने सारे फाइलम है, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थी, सिलेंट्रेटा, फलाना, ये वो, लिम्का डिम्का, बहुत सारे टॉपिक हैं और आपको बहुत ज़्यादा उसमें याद भी करना पड़ता है। उसमें याद करने का मैटर बहुत ज़्यादा है। वहाँ से आप लोग देखना नीट के अंदर वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि नीट जो है वो फैक्ट नहीं पूछता, वो अपने को कंसेप्ट पूछता है। बात समझ लो, 1 मिनट रुको। ओके, हमें क्या पूछता है, कंसेप्ट पूछता है। हमें बिल्कुल भी हमें फैक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, समझ रहे हो बात को। एनिमल किंगडम है और एक प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी भी काफ़ी बड़ा है, बच्चों को बहुत डर लगता है प्लांट फिजियोलॉजी से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें याद करना पड़ता है। बहुत जैसे रामायण महाभारत, ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि इसमें तो बहुत महाभारत है, ये तो याद ही नहीं होता, रामायण लिखी है इसमें, तो ऐसा माहौल होता है। तो उसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको उसको एक बार रीडिंग लगाना है, पढ़ना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बात समझ रहे हो? हमें फोकस करना है इन टॉपिक्स पे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक, मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक, अगला टॉपिक है अपना इकोलॉजी, है ना, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी। अगला टॉपिक फिर अपने को यहाँ पे तैयार करना है अपना सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी करना है। ठीक, अगला टॉपिक अपने को क्या करना है, अपना सेल बायोलॉजी करना है। ठीक है, अब ये 4 कितने टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक हो गए आपके पास।
ठीक है। एक आप इसके अंदर बायोमोलिक्यूल भी ऐड कर सकते हो। अब आप बिल्कुल आप एनसीईआरटी उठा के चेक कर लेना, आप पिछले साल के पेपर उठा के चेक कर लेना। अगर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक जो हैं क्लियर करने हैं, अच्छे से खुद को पढ़ाना है, पहले पढ़ना है फिर पढ़ाना है खुद को, ठीक है, रिवाइज करना है सारा सब कुछ। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो इन टॉपिक को अपने को बिल्कुल फोकस करना है अच्छे से, बिल्कुल कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन देखें कि कुछ टॉपिक, ये टॉपिक बहुत हाई वेटेज वाले हैं, जहां से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हर बार। अब 4 से 5 क्वेश्चन जहां से आते हैं वो टॉपिक्स लिख ले। सेकंड नंबर पे देखो, यहाँ पे एक तो है अपना बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। हेल्थ एंड डिजीज वाला, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, वो सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं। आप सबको पता है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता है ना कि कहाँ से किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सबटाइटल आते हैं, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट पे ये प्रिपेयर करना है, सेकंड पे अपने को प्रिपेयर करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो कि बॉटनी का टॉपिक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस बात को आप बिल्कुल फोकस करके चलना। जितने भी एनसीईआरटी के अंदर आपको वो डायग्राम दिए हुए हैं, उन डायग्राम्स को, वो डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा ना तो एनसीईआरटी से ही आएगा। उसकी लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए और आपको उसका जो है स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से उसकी याद होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए उसको अच्छे से। बात समझ रहे हो? आगे चले। एक आपको इसके अंदर याद करना है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना एक तो बच गया एनिमल किंगडम, और एक बच गया अपना प्लांट किंगडम, और एक बच गया प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे लास्ट में आप उनको पढ़ना, और उनको भी ऐसे ही है कि पहले पढ़ना है, फिर खुद को उसको समझाना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और जहाँ पे भी आप मतलब किसी भी कोचिंग से या कहीं से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके वो वाले टॉपिक जो मैंने सबसे पहले बताए थे, 1 नंबर पे जो टॉपिक बताए थे, सबसे पहले आपको उनको प्रिपेयर करना है। देखो जैसे प्लांट किंगडम है, आपको प्लांट किंगडम का टेस्ट है, तो आप लोगों को प्लांट किंगडम, ठीक है, आप टेस्ट देना है नहीं देना आपकी मर्जी, आप दो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे आपका सही इंटेंशन होना चाहिए कि मेरा जेनेटिक्स वीक है, मैं ये पेपर छोड़ के अपने जेनेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करूँगा, ये पढ़ूंगा इसके अंदर। बात समझ रहे हो? तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो बायो टोटल आती है अपनी 360 मार्क्स की, है ना। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि नीट के अंदर 50% जो रोल है वो किसका है? बायो का है। बायो कितने नंबर के आते हैं? 360 नंबर के आते हैं। टोटल पेपर 720 नंबर का होता है ना। तो आपको 360 में से यहाँ पे अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, इस तरीके से पढ़ाई करोगे, 350 प्लस आपको मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। अगर आप अपने आप को सिस्टमेटिक रखते हैं और बिल्कुल अपनी स्टडी को जो है कंसेप्चुअल रखते हैं, तो अपने प्रति ईमानदार रहो, अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदार रहो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर कई बार आपको, बहुत बार ऐसे होता है बच्चे कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरा अच्छा नहीं हो रहा, मैं पढ़ाई मैं नहीं करूँगा, मेरा तो होगा ही नहीं इस बार। तो ऐसा सोचने से पहले एक बार आप ये सोचो कि जब आप वाइट कोट पहनेंगे तो आपको कितनी खुशी मिलने वाली है ना। तो उस चीज़ को फोकस करके आप लोगों का, आपका जो सपना है वाइट कोट, स्टेथोस्कोप, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अब जब इतना बड़ा आपका टारगेट है तो मेहनत भी ज़्यादा ही चाहिए,
है ना। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, तभी आपको नीट के अंदर गुड रैंक मिलेगी। ओके, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ये टॉपिक्स आप नोट कर लेना अच्छे से। लास्ट वाले एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्लांट फिजियोलॉजी, ओके, उनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद पहले ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया सबसे पहले इनको प्रिपेयर करना है। बात समझ रहे हो? तो आप लोग अच्छे से, मैं आपको यही कहूँगी कि बिल्कुल अपने प्रति ईमानदार रह के पढ़ाई कीजिए, अपने घर वालों के बारे में सोच के पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास है। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। अभी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, तो आप लोग भी यही मानिए कि मेरा एग्ज़ाम 1 अगस्त को ही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक अगेन, थैंक यू सो मच।